जनरेटेड रिजल्ट्स हैं तो वो भी नहीं आते, वो क्यों नहीं आते? पढ़ाया हो भी है, समझाया फिर भी नहीं आते, क्यों नहीं आते? इंटरप्रिटेशन ही सीखनी है सर, वो प्रैक्टिस नहीं है ना सर, ये मेन चीज। मैंने ये तो उसमें देखा ना जो पूछे हुए हैं सवाल, उन सवालों के जवाब क्यों नहीं आते? सर लिखे थे सर, एक्चुअली जो है ना वो आप ठीक कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत बेसिक मुझे समझ भी है। थोड़ा बहुत नहीं होता, उसका पूरा पूरा थीसिस बिल्ड करना होता है। पूरा चैप्टर है आपके 2 चैप्टर सर ये मेसी एग्जांपल इस तरह है सर कि जैसे सर्जन होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वो मेजर वो ऑपरेशन कर रहा होता है, उसके सामने जैसी रिपोर्ट आती है ना तो फौरन बता देगा पेशेंट किस लेवल पे है। इस तरह रिसर्चर का भी काम है, लेकिन उसको जाके जिस रिपोर्ट के मशीन के लैब की वो मशीन से रिपोर्ट करके उसको उसके जाके बात देके जाए इसको ठीक करो। नहीं मैं वो जस्ट वैसा नहीं क्रॉस कर। मैं आपको बताता हूँ, ये खाम खा की मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे लोगों ने क्रिएट की हुई है जिनको नहीं आता। सर मैंने स्टैट पढ़ी हुई है, मुझे ये सारा पता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाकी ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जो कि जनरली लोग मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ कि ये बात जो आप बता रहे हैं ना कि ये मोस्टली ऐसे लोग कहते हैं इनको नहीं आता जी, जो लेकिन माइट भी पॉसिबल है कि वो अपनी फील्ड में स्टैटिस्टिकल से ज्यादा एक्सपर्ट हो। उसको अच्छा नहीं, मैं मिसाल के तौर पे बता किस फील्ड में मैं आया। नहीं मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे मैकेनिक नहीं, मेरी बात सुने, ये क्रॉस टॉक है सर, मिसाल जरूरी है ना। नहीं वो जब मैं कह रहा हूँ, मैं आप मुझे एड्रेस करें मिसाल के तौर पे आप बताएं सर। नहीं वो आपने गाड़ी की मिसाल दी थी कि मुझे गाड़ी चलानी आ गई, अब उसका इंजन कैसे परफॉर्म कर रहा है ये मैं क्यों सीखूं? ठीक है, वो वहाँ पे आपको जरूरत नहीं है ना, ये में से जिन चीजों की जरूरत है वो आप पढ़ेंगे ना सर। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, आप इंजीनियर जो है मैकेनिक तो नहीं होता। सही बात है सर होता है, क्यों नहीं होता? नहीं होता। सर मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। वो सर मैकेनिक से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, आपने सर ये सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ये क्या चीज है? इंजीनियर है यार बड़ा डिफरेंस है। चलो मेरा ख्याल है अब आप डाइवर्ट हो रहे हैं। अब मेरी एक बात सुन लें, देखें ये ऐसा नहीं है, मैं आपको जो शुरू में डाटा बताया है, ये सबसे बड़ा इशू इसलिए हो जाता है कि लोग जो है ना इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं और यही समझते हैं कि ये कहीं से करवा लेंगे या वो डालेंगे सॉफ्टवेयर में निकल आएगा, सॉफ्टवेयर से निकल आएगा। आपने एक जिसको कहते हैं ना बिल्डिंग द थीसिस को बिल्ड करना, जो आप निकाल रहे हैं, जो आपने लिटरेचर रिव्यू बिल्ड किया, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्ड किया है, उसकी जस्टिफिकेशन है, वो साबित करना है, उसको प्रूव करना है और उसको डिफेंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? मजाक अपनी जगह, लेकिन ये इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, इसको नेगेटिवली लेना ये नहीं, मैं क्यों नेगेटिव लूंगा? नहीं, वो होता है कि मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं ठीक, मैं सीख के भी दिखाऊंगा, ये सारा मैं लर्न करूंगा, कोई चीज नेगेटिव। चले अब नेक्स्ट है जी हमारा जो आज टॉपिक हमने करना है जी, ये हेटेरोस्क्लेरोसिस और कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हेटेरोस्क्लेरोसिटी। ये सारे क्या हेट्रो ठीक है, सिलास्टिसिटी भी है। हाँ, सिलास्टिसिटी भी है, हमारे कल बेटे की प्रोनाउंसिएशन ठीक, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी हेटेरोस्क्लेरोसिटी तो हेट्रो तो सबको पता है, नॉट सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है? हेट्रो सिलास्टिसिटी हेट्रो इज नॉट सिमिलर
होमो सिमिलर और हेट्रो सर इसको ये तो बता रहा है कि ये जो सी है इसको आप के पढ़ेंगे Yes. अब मैं क्या कह रहा हूँ सकरास्टी कैट भी तो हम सेट थोड़ी ना पढ़ते हैं सिर्फ खक्का कैट बात सुने जो दिन करता है वो क्या फर्क पड़ेगा? जो देखना करे कुछ भी बोला असल बात यह है कि अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत भी हो जाती है उसका नंबर नहीं रखते जो एक इशू है उसकी समझ आने जरूरी है ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ हेट्रो क्या है हेट्रो मीन्स नॉट आइडेंटिकल नॉट सिमिलर सेकेडास्टिसिटी कहते हैं वेरिएंस को जो वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे कौन सा किस चीज का वेरिएंस है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द वेरिएंस ऑफ म्यू म्यू था ना हमारी इक्वेशन जिससे हम पार्शियल कोरिलेशन में हमने निकाला था जी, जी। निकाले ठीक है ये म्यू था तो इसका जो वेरिएंस है अगर आप इक्वेशन ज़हन में लेके आए रिग्रेशन इक्वेशन तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन दो सेट हो गए हैं उसकी बेस पे हमने अनोवा भी बनाया था याद है अनोवा टेबल जो हमने कैलकुलेट किया था याद है तुम्हें जो लास्ट टाइम जी जी सर मैं आपको दिखा दूँ इसमें कोई वन आपको क्विज वन खोल दें सर नजर आ रहा है एक मिनट सर 14 यही है ना सर यही है 14 दिसंबर याद आएगा ये टेबल आप देखिए जी सर डाल दो नहीं, नहीं, ये जो टेबल है इसमें ये जो एक तो है ना ये अनोवा हमने पढ़ा था इसके there are two major sources of variation in the dependent variable इसमें क्लियर क्लासिफिकेशन एक रिग्रेशन सोर्स है रिग्रेशन सोर्स क्या होता है वेरिएशन इन डीवी ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरा है ड्यू टू म्यू या स्टोकेस्टिक वेरिएबल एक है नॉन फैक्टर्स जो आप इनके ऊपर डाटा इकट्ठा करते हैं उनको कहते हैं नॉन फैक्टर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो वेरिएशन आती है उसको हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय जिसको आर स्क्वायर से भी हम शो करते हैं जी, जी। कि ये कितने बताते हैं जी जी बिल्कुल इसी तरह जो वो जो स्टोकेस्टिक फैक्टर है ऐसे फैक्टर्स आपने 10, 15, 20 इकट्ठे कर लिए बट स्टिल देयर आर फैक्टर्स व्हिच आर इफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल वो आप ड्यू टू सर्टेन रीजन आइदर यू कुड नॉट क्वांटिफाई यू कुड नॉट इनकॉर्पोरेट देम ये दो सोर्सेस थे व्हेन यू टॉक अबाउट वो कांस्टेंट है ये assumption है जब हम रिग्रेशन एस्टिमेट करते हैं और assumption is that the variance of mu या stochastic variable should be constant and it should not vary if independent variable is changing अगर x चेंज हो रहा है तो mu x1 से x2 पे जाता है तो mu का जो वेरिएंस है उसका जो स्प्रेड है उसकी जो बेल शेप कर्व बनती है नॉर्मल कर्व जिसको कहते हैं स्टैट्स में वो उसकी शेप चेंज ना हो अगर ये हमारी assumption है तो जब भी कोई मॉडल आप एस्टिमेट करते हैं जो म्यू का वेरिएंस है वो चेंज ना हो तो अगर वो नहीं होगा अगर ये assumption वैलिड हो जाती है तो फिर हम कहते हैं होमोसेगोस्टिसिटी यानी सेम वेरिएंस यानी वेरिएंस ऑफ म्यू डज नॉट चेंज but if variance of mu is changing due to any reason due to change in independent variable due to change in dependent variable due to any one of independent variable due to change in two of the independent variables किसी भी वजह से जो mu और x का रिलेशनशिप अगर बन जाता है तो वेरिएंस does not remain constant इसको कहते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी
तो हाइड्रोक्सिक क्या होगी? नॉन कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ म्यू, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ म्यू। अगर म्यू का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये डेटा की बीमारी समझी जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट तो निकल आते हैं, रिजल्ट रिपोर्ट कर दें, सर वो इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है कि जी हाइड्रोक्सिक चेक करें। वो जो एक आपका एस्टिमेटर्स वाली जिसमें हम कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, फॉरेन रिव्यूअर्स के बाद जब आपका थीसिस जाता है या यहाँ पे कोई रिव्यू करता है आपकी थीसिस को या कोई रिसर्च पेपर आप भेजते हैं, वो लिखता है कि आपने इन रिजल्ट्स की रोबस्टनेस चेक की है। क्या? रोबस्टनेस चेक की है? प्लेजरिज्म नहीं। किसी और मॉडल यानी हाउ फार दीज रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड फ्री ऑफ एरर। ये सर क्वेश्चन पूछा गया डिफेंस में, जी ऐसा वैसा वो सर वो जो नहीं वो तो आए थे स्टूडेंट हो उन्होंने उससे यही लड़के जी पूछा। उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब तो लोग सीख रहे हैं। हाँ पहले होता था कि इधर उधर से करवा के गुजारा कर लेते हैं। वो ये पूछा मेरे को बहुत सारे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया कि ये तो इसके बगैर तो पेपर नहीं पब्लिश होते, मुसीबत बढ़ जाती है। या पब्लिश होते हैं तो अच्छे जर्नल में नहीं होते। डब्ल्यू तो रोबस्टनेस मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज रोबस्टनेस? रोबस्टनेस मीन्स योर रिजल्ट्स आर एफिशिएंट। एफिशिएंट रिजल्ट्स कौन से होते हैं? जिनका स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस कम से कम स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस जो है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है ना स्टैंडर्ड एरर हमने किया था। जी जी वेरिएंस होता है तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो रोबस्ट रिजल्ट्स जो हैं उनमें ये जो आपने स्टैट्स में पढ़ा हुआ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये चेक होते हैं। ये टाइप 1 टाइप 2 एरर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने ये जो मैं यहाँ से रिजल्ट्स को सामने रख के बताता हूँ, अगर आपने ये रिजल्ट्स निकाले हैं, जी जी आप कहते हैं कि मेरा टी टेस्ट जो है ये शो करता है कि जो मन सप्लाई है $US ये सिग्निफिकेंट है। आपका रिव्यूअर कहता है ये जहां आपका पेपर गया है उसमें आपने ये टेबल लगा के भेजा है। वो कहता है मुझे बताओ मैं कैसे ये मानूं ये ठीक है आपकी कोई गलती नहीं। रिव्यू करेगा तो ये रिसर्च जो कर रहा है ये बताए वो अपने इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेगा तो नीचे लिखेगा ये मैंने इस पे चेक किया है। उनमें से एक, बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक टेस्ट जो है वो हेटेरोसिग्लास्टिसिटी टेस्ट, कि आपने इन रिजल्ट्स की हेटेरोसिग्लास्टिसिटी चेक की है। तो वो कहता है गुड, योर रिजल्ट्स आर रिलायबल, एक्सेप्टेड। ठीक है। तो अब ये हमें समझना है कि ये हेटेरोसिग्लास्टिसिटी ये बीमारी है क्या और इसको कैसे चेक करते हैं। रोबस्टनेस आती है। रोबस्टनेस रिजल्ट्स में कैसे आती है? ये हेटेरोसिग्लास्टिसिटी की वजह से आती है। हेटेरोसिग्लास्टिसिटी की वजह से रोबस्टनेस नहीं होती। सर ये टाइम सीरीज का ये डिजीज है क्या? मैं बताता हूँ, बताता हूँ, पहले ये इतना तो समझ लेना। जी सर जब मैंने रोबस्टनेस चेक की थी तो मैंने उसे मॉडिफाइड जॉन्स मॉडल तो मैंने उसको कहा कोटारी मॉडल से भी आप करें तो दोनों कंपैरिजन करें कि आपके बाकी रिजल्ट हाँ बिल्कुल होता है। वो कंपैरिजन फिर आपको अपेंडिक्स में लगाना होता है।
हाँ बिजनेस सपोर्टिंग कि ये उससे पहले के रिजल्ट हैं, ये जो सामने हैं। और जब हमने हेटेरोसेक्टासिटी रिमूव कर दी अगर थी, तो फिर ये रिजल्ट्स आते हैं। फिर उनको जस्टिफाई करना होता है कि वाकई जब मैंने हेटेरोसेक्टासिटी को रिमूव किया तो मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव कर गए या ख़राब हो गए या अपनी जगह पे आ गए जहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसके बड़े मैथमेटिकल हम देखें। आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि हम ये सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं। आपको मैथमेटिक्स नहीं, एटलीस्ट फार्मूला समझा देते हैं। तो बाकी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमने कोई डेरिवेशन तो नहीं की अभी तक। तो इसमें डेरिवेशन होती है, वो हम स्किप करते हैं कि नहीं आपने कौन सा कोई मैथमेटिशियन बनना है या स्टैटिशियन बनना है। बिजनेस में जब आप हैं तो ये एक पूरा पैकेज है कि मिनिमम आपको क्या करना आता है। आप एस्टिमेट कर लेते हैं, आपको समझ है कि ये जो एस्टिमेटेड रिजल्ट हैं ये ठीक है, और इनकी मीनिंग्स आप इनके मीनिंग्स जो हैं वो इंटरप्रेट कर लेते हैं, और उन मीनिंग्स की बेस पे फिर आप मैपिंग करनी आपको आती है कि ये जो रिजल्ट्स आपने निकाले हैं ये प्रीवियस स्टडी से किस तरह डिफरेंट है, कितने सिमिलर हैं, अगर डिफरेंट है तो क्यों है, उसने आकर क्या किया था, आपने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से ये रिजल्ट डिफरेंट है। ये पूरा पैकेज है रिसर्च, ये चीज है, ये पूरा पैकेज है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको समझना है कि ये है क्या पता। ये जो सारा हो गया ना, ये मैं हैंड आउट आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है सर, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो ये शायद समझना मुश्किल हो, मैं आपको बड़े आसान चीज से लेके चलता हूँ। मैंने ये भी देखना है कि आप क्या समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ सकते। ये सब कुछ चीजें बड़ी वो अच्छी लग रही है इंस्टाग्राम। ठीक है ना, हमने ये जो ओवर द इयर्स कुछ चीजें सीखी हैं ना, तो वो आपने ही हमें सिखाई हैं कि किसके साथ। मेरा ख्याल है एक डाटा खोल लूँ और वहाँ फिर हम स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि ये देखेंगे इसको कहते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगर कोई उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं भी आती तो कम से कम रिजल्ट जब आप निकालें तो फिर आप बता सकें कि ये है। ये कहीं पर ये नॉन लीनियर फोटोग्राफ नहीं होता, डेटा का इशू है। ये म्यू का वेरिएंस और एक्स का रिलेशनशिप अगर फिट हो जाता है तो आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। यानी जो फैक्टर्स जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं, जो रैंडम इन नेचर है, जो स्टॉकेस्टिक है, जो अननोन है, उनका आपको नहीं पता, और जिनका आपको पता है उनका, जिनका नहीं पता है, जो पता है उनका आपस में कोई ऐसा लिंक है। आप समझ रहे हैं कि ये तो आपने x1 x2 x3 डाला है कि शायद इसकी वजह से चेंज आ रही है y में, तो असल कल्प्रिट वो होता है, वो इसको बढ़ा रहा होता है। और आप समझते हैं मैं तो जबरदस्त, मैंने तो कमाल कर दिया, मेरे तो रिजल्ट बड़े जबरदस्त सिग्निफिकेंट आ रहे हैं इसमें नहीं। तो ये रिजल्ट्स जो हैं इनको इंश्योर करना होता है कि कहीं ये x1 में x2 में वो म्यू का इफेक्ट तो नहीं आ रहा।
बात समझे इन सिंपल वर्ड्स। मैथमेटिक्स सारी चीजें आप साइड पर रखें, सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो म्यू के अंदर वेरिएशन आ रही है और जो x1 x2 3 के अंदर वेरिएशन आ रही है, ये कहीं आपस में इनके अंदर कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है। तो गाइडलाइन क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी कनेक्टिविटी। ठीक है, जो रेजिडुअल है उसकी वेरिएशन की वजह से x में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, तो अलग कैटेगरीज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि मोटी तो नहीं आ रही, मोटी अननोन है, तो मोटी की वजह से फटाफट कर रहे हैं। तो वो इसलिए टीचर को कहा जाता है कि अगर चेक करो रोबस्टनेस है कि नहीं, उसमें इसका रिव्यू कर। तो वो देखता है कि कहीं कॉपी तो नहीं है, चीटिंग तो नहीं है, अननोन फैक्टर्स तो नहीं इसमें। आप समझ आइए तो सर क्या अभी आपने कहा 1 ईयर में ये सिखाया बच्चों ने। आपने बताया था कि मैं बताऊंगा कि उनकी फीस बैठ है उसी की दुकान है। अच्छा टी क्यों इसमें टी का ही सारा रोल है, ये मसला है। अब यहाँ पे अगर फार्मूला ध्यान में ना हो तो हम नहीं बता सकते। जब हेटेरोस्केडासिटी होगी, जब वेरिएंस ऑफ म्यू विल बी इफेक्टिंग द वेरिएशन इन एक्स, व्हाई टी स्टैट इज नॉट रिलायबल। टी में ऐसा क्या चीज है? कैन यू रिकॉल फार्मूला फॉर क्योंकि टी? हम लोग सिग्निफिकेंस चेक करते कोफिशिएंट्स की टी स्टार से हम हाँ, टी का क्या होता है? बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ एरर। जी सर। क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर मौजूद है ना। जी सर। तो हेटेरोस्केडासिटी स्टैंडर्ड एरर की रिफ्लेक्शन है। जी सर। तो जब स्टैंडर्ड एरर खराब है तो फिर वो तो आपका रिजल्ट टी खराब है। नहीं रहेंगे। तो इसलिए फार्मूले की इंपॉर्टेंस है। आप समझे? आप वैसे सारे 100 पेजेस लिख मारे, लोग नहीं आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप लिखेंगे फार्मूला कि देखें टी इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो हेटेरोस्केडासिटी जो है वो स्टैंडर्ड एरर को खराब कर रही है। तो स्टैंडर्ड एरर खराब हो रहा है तो टी खराब हो रहा है। आप बात समझे? जी जी। अब ये इसलिए आप काइंडली पढ़ना शुरू करते हैं। अगर अभी तक नहीं पढ़ा, पिछली चीजें बार बार नहीं हो सकती ना। अगर वो आप पढ़ के आएंगे तो जो मैं बात करूँगा फौरन आप टिक करेंगे कि अच्छा हाँ ये चीज वाकई ये इससे कनेक्टेड। अब मेरी बात सुन, टी आपका रिलायबल नहीं होगा तो क्या होगा टी को? अगर हेटेरोस्केडासिटी की वजह से, यानी वो जो म्यू का वेरिएंस है वो एक्स की वेरिएशन को बढ़ा रहा है, तो आपको कैसे लगेगा टी तो बड़ा लो चला गया, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर नीचे होता है ना टी में। इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर बढ़ गया तो आप कहेंगे ओ मेरे तो ये तो रिजल्ट टी कम है, नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि लोग जहाँ पे बेईमानी करते हैं, रिजल्ट खराब आ रहे हैं, उसको चेंज करके सिग्निफिकेंट बना देते हैं। हम 1 मिनट में तो पढ़ा लेते हैं। इससे उसको फायदा क्या आ रहा है? Then you will be able to justify. कर रहा है, हाँ, उसको नुकसान हो रहा है ना। उसको नुकसान, वो लोग कोशिश करते हैं कि शायद निकल जाए, ना पड़े, और अक्सर लोगों को पता नहीं भी चलता है। जिसने स्टैट्स या इकोनोमेटिक्स मतलब उसने सिर्फ यही ये मशीन में ही निकाले हैं रिजल्ट्स, उस बेचारे को क्या पता इसके पीछे फार्मूला क्या है। सर बहुत से पेपर में होता भी है, पूरा पेपर पब्लिश्ड है लेकिन रिजल्ट नहीं सिग्निफिकेंट होते हैं। उन्होंने बस उसी को इंटरप्रेट कर करके कंक्लूड किया होता सर है। कई टीचरों के कंसेप्ट भी नहीं क्लियर बीच में बताऊँ कुछ चीजों में ना। ये मसाइल हैं ये हमारे, लेकिन हमें तो नहीं, हमने तो ठीक करना है ना। तो बेईमानी देखें, रिसर्च के अंदर सबसे जो जिसको कहते हैं कि एक चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स आपके जो रिसर्च के एथिक्स, आपके एकेडमिक ऑनेस्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप बाहर पेपर भेजते हैं, लोग आप पे रिलाय करते हैं, इंटरनेशनली आपकी बात को सर्कुलेट करते हैं, तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, गलत नहीं करना चाहिए। अब हम वापस आते हैं, जो मैंने बताया कि टी रिलायबल नहीं होता, उसकी वजह क्या है? आइदर इट इज ओवर एस्टिमेटेड और इट इज अंडर एस्टिमेटेड।
तो वो अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स तो रिपोर्ट नहीं करने चाहिए until unless you verify that the standard error is correctly estimated and the T stats are correctly estimated. अब हम उस फेज से निकल आए हैं जिसमें हमने ये एस्टिमेशन की, सीख लिया कि ये एस्टिमेशन ऐसे होती है, मारो 2 किलियां में निकल आते हैं। अब ये बात उससे आगे है कि जो ये रिजल्ट निकले हैं ये वेरीफाइड है, ठीक है, पब्लिशेबल है। दुनिया अगर कोई पर्सन ट्रेस करेगी, रिव्यूअर जो है वो पर्सन ट्रेस करेगा, तो आपके पास का जवाब है भाई ये देखो मैंने इसकी गलती ठीक करके भेजी है, वो जो है ये असल है। सर वो फिर उसके साथ ये सपोर्टिंग ये चीजें हम जी करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। असल तो यही चीज शुरू हुई ना, वो तो एस्टिमेशन तो हर कोई कर लेगा। सर जैसे आप कह रहे हैं, जैसे हमने डिफेंस में देखा था, तो पहले जो एक्सटर्नल जो आते हैं एग्जामिनर जो पाकिस्तानी होते हैं ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आप जैसे रिकमेंड करेंगे फिर वो बाहर जाएगा चेक होने के लिए कि इन्होंने देखा है फिर भी गलती आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपका नाम भी उस तरह आएगा कि जैसे इनके थ्रू गया है तो चेक क्यों नहीं किया। अगर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे साथ ये हो चुका, मैंने आपको बताया था कि मेरे सारी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा था, 6 रिलेशनशिप थे तकरीबन। तो वो सर ने कहा तो आपका मॉडल ही खराब है, तो आप दोबारा से मैं इतनी परेशान की अपने पिछले 6 महीने एक स्टडी की, डेटा कलेक्ट किया, अब अगर वो मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। हाँ तो वो उसकी वजूहात है, जैसे अब हेट्रो है इसकी वजह से शायद खराब आ रहे हैं, अगर आप वो चेक करके उसको रिमूव कर दें ठीक हो जाएंगे। यही हम सीख रहे हैं ना, अब एस्टिमेशन करनी तो सीख लिया अब आपने। मॉडल लगा हाँ वो फिर मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिसमें ये चीजें फिर चेक होती हैं, कंट्रोल होती हैं। अच्छा अब ये तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड एरर खराब आ गया जिसकी वजह से टी आपका ठीक नहीं है, बहुत ओवर एस्टिमेटेड है या अंडर एस्टिमेटेड। जी जी ऐसे पॉइंट इज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट करेक्ट। एक तो ये हो गया जैसे मैंने बताया, कुछ लोग उसको ठीक कर लेते हैं अपनी तरफ से, वो तो बेईमानी में आता है, नामुनासिब है। लेकिन आखिर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है, आप इसको जनरलाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये आगे ये थ्योरी बनने जा रही है। हमने एक गलत चीज को थ्योरी बना दी, थ्योरी तो कभी चेंज नहीं होगी। जी जी तो लोग कभी बैठ के आपको पकड़ लेंगे। एक यहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ था, फिर जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से उसको रोकना पड़ा कि कुछ जो PhDs थे उनके PhD, मैं उस कमेटी में था HEC में, हमें कोई 300 से ऊपर थीसिस थे, हमारी कमेटी बनाई गई कि इनको इवेल्युएट करना है कि इन्होंने ये रिजल्ट्स नहीं निकाले हैं या नहीं। हम अभी 2-3 पे गए थे तो अनफॉर्चुनेटली गलत थे वो, तो वो फिर ज़ाहिर है इतना बड़ा ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, आपको पता है, तो फिर मतलब उसको रोक दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि चीज़ ठीक करें, नहीं होती हमारे पास हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना कि अगर सुपरवाइजर को नहीं आता तो आप भी गलत कर दें, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। मुमकिन है सुपरवाइजर भी इंसान है, हर चीज़ तो नहीं आती, मुझे हर चीज़ तो नहीं आती ना, तो लेकिन यह है कि चीज़ ठीक जानी चाहिए। इसलिए ये कमेटियाँ होती हैं, फोरम होते हैं, डिस्कशन होती है कि अच्छा आपने ये कर दिया, तुम्हारा बताएं कैसे किया, इसलिए तो जो ये रिजल्ट आते हैं इनकी बेस पे ये जनरलाइजेबल नहीं होते, नंबर 1, जिसमें ये हेटेरोजिगोसिटी या रोबस्टनेस चेक ना हो। नंबर 2, आप इसकी बेस पे फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, करेंगे गलत होगी, फोरकास्टिंग करेंगे गलत होगी। हर रिसर्च के अंदर यह पोटेंशियल होता है कि उसकी बेस पे फोरकास्टिंग की जा सकती है, कोई करे ना करे उसके अपना स्कोप है, उसकी मर्जी है, लेकिन हर रिसर्च के अंदर ये एक
पोटेंशियल एक कंसेप्ट है कि वो फोरकास्टिंग उसकी बेस पे हो सकती है फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, फोरकास्टिंग 100% परफेक्शन तो नहीं होती, एक चांस पे होता है। तो अब जरा आ जाए, ये डाटा क्या है, मैं इसको डाटा को दिखाते हैं, जरा थोड़ा सा कुछ कर भी लें। लग रहा है आपको मैं समझा दूँ, ये कंट्रोल की ये वेरिएबल निकाले किस चीज के बारे में कि आप स्टैट्स के कोर्स में कितनी इंटरेस्ट लेते हैं। सवाल इंटरेस्ट इन स्टैट्स नंबर 2 लेवल है ना, वेरिएबल है। एंगेजमेंट इन स्टैट्स स्टडीज। अगर ये खाली खुली अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको फिर आगे क्वेश्चंस होते हैं आपके एचआर में, मार्केटिंग के कि वाकई ये इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं। उसमें क्या देखा जाएगा कि कितने घंटे पढ़ते हैं। एंगेजमेंट इन स्टैट्स स्टडीज। तीसरा है कि अगर स्टैट्स की वजह से आपको परेशानियां होती है तो कितनी परेशानी, लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, देखो जो आपके करीब है तो वेरिएबल ही आपने हम पे ये कुछ वेरिएबल एक बहुत बड़ी स्टडी में से ये निकालना। अच्छा, तीसरा पांचवा जो वेरिएबल है, अच्छा सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है अचीवमेंट। कि आपकी जो एनालिटिकली जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनको मर्ज करके एक लफ्ज लिखा गया यहाँ पे, एनालिटिकल अचीवमेंट। अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ योर एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम योर रिसर्च पब्लिश, फ्रॉम योर राइट आउट, फ्रॉम रिपोर्ट्स व्हिच यू राइट वगैरह, उससे ये होता है। या आप कितना फ्रीक्वेंटली आप एक रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं, तो अचीवमेंट इज मेजर्ड थ्रू दिस इंडेक्स। पांचवा वेरिएबल जेंडर है। ये चेक करना था कि ये जो ऊपर वाले मसाइल हैं ये अक्रॉस बोथ जेंडर हैं या कि एक खुद रहते हैं दूसरे को काम में है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे अचीवमेंट को हम वेरिएबल बनाते हैं डिपेंडेंट। लॉजिकली यही बनता है कि इन तमाम फैक्टर्स जो हैं ये इंटरेस्ट लेता है जो नहीं लेता, अचीवमेंट कुछ होती है या नहीं होती, कितना एंगेज होता है इसकी स्टडी में, इसका कोई फायदा होता है अचीवमेंट में कोई कि नहीं। इसी तरह कोई एंजाइटी लेवल की क्या खाली परेशान होने से मसले हल होते हैं, कोई अचीवमेंट होती है, या परेशानी को एंजाइटी को कंट्रोल करके पढ़ने से मसले हल होते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल मेरा मतलब समझ तो क्या ये अच्छा। अब जेंडर को हमने कैसे किया, मैं थोड़ा सा ये भी आपको समझा दूं। ये डाटा जो ये स्कोर है जो कैलकुलेट किया गया। इसी तरह एंगेजमेंट का स्कोर है, एंजाइटी का स्कोर है, अचीवमेंट का स्कोर है, मार्क्स हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स का डाटा लेकर के यहाँ पर मैंने डाला है कि स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 50 में से कितने मार्क्स आएंगे, ये एक्चुअल मार्क्स। फिर उनका वो वेटेज और परसेंटेज कैलकुलेट करके ये उसकी कन्वर्जन है 33%, 27%, 31%। इस तरह से ठीक है। अचीवमेंट को हमने एक समझने कंसेप्ट समझने के लिए पर्पज। आगे जेंडर को हमने कोड किया है, मैं आपको ये दिखा दूं। जेंडर को हमने यहाँ पे 1 मेल को, ये इसकी कोडिंग है, 0 मेल को। ये मैं पहले जब पढ़ाता था तो वो एक क्लास में लड़कियां ज्यादा थी, उन्होंने सर आप ये क्या करते हैं, हमें 0 कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता है, कोडिंग है वो आप मैंने मेल को 0 कर दिया, हमने कोडिंग डिवाइड कर दी, तो उसे कमांड से डिवाइड ही करने रिजल्ट में तो कोई असर नहीं पड़ता। पहले कोएफिशिएंट मेल का निकलता था, कोएफिशिएंट फीमेल का निकलेगा। साइन नेगेटिव होगा तो पता चलेगा कि फीमेल की परफॉर्मेंस कम है, पॉजिटिव होगा तो फीमेल की परफॉर्मेंस बेहतर है। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर नहीं चेंज होता। ठीक, ये किसी दिन मैं आपको इसकी कोडिंग भी सिखाऊंगा कि ये कैसे।
तो जरा हम रिग्रेशन में जाके ये लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पहले हम ये करके तो हम यहाँ पे डीवी रखते थे। डीवी हमारा है जी, इसको राइट क्लिक करेंगे तो चलिए ये अच्छा सर, ये इस सॉफ्टवेयर में तो डीवी ऊपर नजर आ रहा है ना, कुछ वो जो होता है ना स्पीसेस, उसमें सर वो नजर नहीं आ रहा होता कि वो सारा एक ही बना होता है ना टैग में दिखा। अच्छा चलो फिर जब आएगा तो अभी जरा टाइम क्योंकि काफी निकल रहा है। अच्छा ये अचीवमेंट का हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखा और ये बाकी सारे हमने रख दिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दी। पहले इतना करके हम स्टैट्स में जाते थे और हम उसको कहते थे कि जी ये पार्ट फॉर निकालो, तो ये आर स्क्वायर निकालो, तो एस्टिमेट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारी चीजें होती ठीक हो गई। कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी हम नहीं निकालते, लेकिन जब हम ये चेक करना होगा कि हेटेरोजिगोसिटी जब हमने रिमूव कर दी तो फिर ये वो इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर स्टैंडर्ड एरर मौजूद होता है कि क्या इस पे फर्क, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के बाद ये चेंज हो जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसलिए जब हम हटाएंगे, अभी आपको ये दिखाना है कि हेटेरोजिगोसिटी है या नहीं है और किस बला का नाम है। ये कर लिया हमने, यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ बात खत्म नहीं हुई, सिर्फ यहाँ तक जो अभी आप कह रहे थे कि रिजल्ट्स कहीं से निकलवा लेते हैं या कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ तक कर देते हैं। ये रिजल्ट्स रोबस्ट नहीं होते। तो हमने कंफर्म करना है, यहाँ पे हम जाएंगे ये सेव बटन में। सेव बटन में यहाँ पे है ये जो हम म्यू नहीं निकालते थे, वाई हैड म्यू, जो स्टेप में हमने वो इतना लंबा एक्शन में किया था, मैंने शीट भी आपके साथ शेयर की हुई है। ये यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप इसको सेव करना चाहें, जिस हमने एक्सेल में हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो नीचे कैलकुलेटेड एक पूरा कॉलम आ जाता था। तो ये वही है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, यहाँ पे ये उसको वाई हैड को प्रिडिक्टेड वैल्यू किया है। नाउ दिस विल बी द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ अचीवमेंट because our dependent variable is achievement। ठीक है, इसी तरह अगर हमने उसका रेजिड्यूल निकालना है तो वो इसको क्लिक कर देंगे तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर देंगे। तो SPSS के अंदर ये उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये इसकी डिटेल फिर कभी हम करेंगे। अभी हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ है वो म्यू है, वाई हैट है, ये पढ़ा हुआ है, ये हम कर रहे हैं। ये हो गया। आगे आउटलायर्स वगैरह की ये बड़ी लंबी कहानी, ये आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे हम इनको पढ़ेंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। अब इसमें ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को अभी हम नहीं छेड़े, कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज है यहाँ पे प्लॉट्स की। आप प्लॉट में ये डिपेंडेंट वेरिएबल को और ये यहाँ पे है कि आप वाई एक्सिस पे किसको देखना चाह रहे हैं। फर्ज करें आप देखना चाहें, ये एस रेसिड्यूल का मतलब रेसिड्यूल है कि जो आप वाई एक्सिस पे देखना चाह रहे हैं। और इसी तरह ये डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम इनमें से कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल जी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये भी आ सकता है। ये एक्स एक्सिस पे अगर हम ये करें, इसको प्लॉट देखना चाहें और इसकी हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये सारी चीजें हेटेरोजिगोसिटी को चेक करने के लिए यूज होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, का मतलब इतना तो आना चाहिए। अगर इसके फार्मूले, डेरिवेशन और ये चीजें ना हो तो एटलीस्ट आप ये करके उसकी शक्ल देख के बता देंगे आपके रिजल्ट्स ठीक हैं या ठीक नहीं है, रोबस्ट हैं या रोबस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एडिशनल डाल दिया, ओके किया। ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ये रिग्रेशन के रिजल्ट्स हैं। अब हमें ये इनको इंटरप्रेट करना आता है
कि 62.9% वेरिएशन इन अचीवमेंट लेवल इज ड्यू टू द वेरिएबल इंक्लूडेड इन द मॉडल। सर्वे डाटा है, इसको मैं सारा पहले इसकी इंटरप्रिटेशन सारा ताकि क्योंकि ये आपका वीक एरिया है, मैं क्विज से मुझे अंदाजा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर स्क्वायर इज 39.5%, विच मीन्स के अराउंड 40% change in achievement. 40% of the achievement is due to the factors explained by the variable included in the model. यानी engagement, anxiety और ये factors वाकई contribute करते हैं towards achievement and their contribution is 40%. ठीक है, adjusted R square कुछ होते हैं, अभी ANOVA पे आ जाए। ये F ये बता रहा है the independent variable which you consider for this model, they jointly explain very well variation in the achievement किस में, stats के कोर्स में, stats के बारे में, stats के कोर्स में achievement जो है वो significant है, which means yes you have selected the relevant variables which really explain the achievement in the stat course. Anxiety भी इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली वाला अलग बात है, वो हम इधर देखते हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये सिग्निफिकेंट है, तो इफ स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन द स्टैट कोर्स देयर अचीवमेंट स्कोर शुड बी बेटर। ये बता रहा है कि सिग्निफिकेंटली एंड पॉजिटिवली इफेक्ट्स, सो स्टूडेंट्स टेकिंग इंटरेस्ट अचीवमेंट इज बेटर। इसी तरह अगर जितना वो ज्यादा पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंटली उनका स्कोर अचीवमेंट का वो इम्प्रूव होता है। बट एंजाइटी नेगेटिवली इफेक्ट्स, सो इफ यू डोंट स्टडी एंड टेक द कोर्स एज हैवी एंड कोई सिर्फ आप एंजाइटी, और ये तो वैसे कॉमन फैक्टर है। अब ऐसे बच्चे जो सिर्फ देख के सर पकड़ के बैठ जाते हैं, टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर में वैसे भी परफॉर्म नहीं वो नहीं हो सकता, वो दिमाग लॉक हो जाता है, तो ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। जेंडर के यहाँ मतलब क्योंकि हमने फीमेल को 1 कोड दिया हुआ है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनसे डिफरेंट होती है। सिंस इट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि इन स्टैट्स कोर्स जनरली फीमेल परफॉर्म बेटर देन मेल, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो इट मीन्स दिस इज बाय चांस। इसको यूनिवर्सलाइज हम नहीं कर सकते कि हमेशा खवातीन जो स्टैट्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं, नो दिस इज बाय चांस। अगर टी सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप ऐसा कहेंगे दिस इज बाय चांस। According to this sample, it may be like this, but in some other sample, this may be significant, this may be negative, this may be positive. Different हो सकता है, so significant का मतलब ये। आगे ये आप देखिए ये चीजें पहले नहीं होती, अभी ये आ गई। अभी इसकी बजाय हम जाएंगे डायरेक्ट जो कंसेप्ट हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अगर ये हिस्टोग्राम से भी ज्यादा ये जो इसको कहते हैं पीपी प्लॉट, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं कि एक थ्योरेटिकल लाइन है। एक्चुअल ये होना चाहिए, एक्चुअल यानी कांस्टेंट वेरिएंस। अगर कांस्टेंट वेरिएंस हो म्यू का, तो ऑल द डॉट्स विल बी अराउंड दिस स्ट्रेट लाइन। बट इफ देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम दिस लाइन, जितना ज्यादा डेविएशन है उतना हम कहेंगे देयर इज नॉन कांस्टेंट वेरिएंस। नॉन कांस्टेंट वेरिएंस जितना ये सांप की तरह ये उसको ये लपेटा हुआ है ये डॉट्स में, ये सांप की तरह इसको, तो जितना ये दूर होंगे ये डॉट्स उतना ये हेटेरोजिगोसिटी को शो करेगा, यानी वेरिएंस डिफरेंट है, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं, रोबस्ट आपके रिजल्ट्स जो ये जो अच्छा रोबस्ट यहाँ पे क्या होगा, रोबस्ट ये होगा कि ये जो आप बात ऊपर इंटरप्रेट कर रहे थे ये जो कोएफिशिएंट्स के बारे में कि नहीं हम इसको नहीं मानते until unless you prove the robustness, तो हम कहते हैं कि अच्छा यार ये देखो ये एविडेंस है, ये बता रहा है कि म्यू का वेरिएंस कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसको ठीक करें रिजल्ट्स को,
अगर है तो फिर ऊपर वाले रिजल्ट्स ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो ये इसमें ये इसके इंडिकेटर है। स्कैटर प्लॉट क्या बताता है? स्कैटर प्लॉट में आप देखें यहाँ पे ये प्रेडिक्टेड वैल्यू यानी वाई हैट की वैल्यू है। वाई हैट के अंदर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट मौजूद होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग हमने वाई हैट को ले लिया कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। वाई हैट के अंदर वाई हैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो जो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हमने वाई एक्सिस पे हमने दिया रेसिजुअल म्यू। तो अगर ये स्कैटर जो है ये 0 पॉइंट है, अगर ये 0 पॉइंट के अराउंड ये डॉट मूव कर रहे हैं तो वेरिएंस इज कांस्टेंट। तो जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, जिसको हेटेरोस्क्लेरोसिटी कहते हैं, वो ये चीज़ है। मैं आपको क्लियर लाइन इसमें बना के दिखाता हूँ। इधर आ जाएगा ये 1 2 3 और 1 2 3 ये लाइन है, 0 लाइन। इस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि ये डॉट कितना बाहर जा रहे हैं। ये स्प्रेड एक कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है इस मॉडल के अंदर अगर हम कहें ये डॉट काफी बाहर है, ये काफी बाहर है, ये बाहर है, तो वेरिएंस जो है वो कोई इतना ज्यादा कोई नॉन कांस्टेंट वाली बात नहीं है। यानी आप देखेंगे ये इसके अंदर ही है तकरीबन। अगर हम ये बना हाँ जी ये इस तरह से इसके ये नॉर्मल कर्व बनाए तो ये तकरीबन कोई एक ऐसे बन जाती है। कोई इतना मसला इस डाटा के अंदर कोई इतनी हेटेरोस्क्लेरोसिटी नहीं है। इस वेरिएबल को अगर आप दोबारा ध्यान में ले गए कि कौन कौन सी हम स्टूडेंट के सीनियर स्टूडेंट जो स्टैट्स पढ़ते हैं उनके मसाइल को डिस्कस करते हैं। जी जी। इसका मतलब है कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स के अंदर। जो स्टोकेस्टिक फैक्टर्स हैं वो किसी एक स्टूडेंट पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। वो खाम का अपने आप को परेशान करना शुरू कर देगा। जितना वो करेगा और ज़्यादा परेशान स्कोर खराब होगा। जितना ज़्यादा स्टडी करेगा, और ये दिस अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड, तमाम स्टूडेंट जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना बेहतर आएगा उसके अचीवमेंट। तो सबका रिजल्ट बेहतर हो सकता है पढ़ना शुरू कर दें। सही वेरिएशन नहीं है ये बता रहे हैं। बेसिकली अगर आप इसको मैथमेटिकली भी देखें तो इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है। 0 से ज़्यादा नीचे 2 तक गया हुआ है, -2 तक और ऊपर 2 तक। अगर ये जाता 7 8 तक ये होगा कि अगर ये 3 से बाहर हो, ये इसकी रेंज है -3 से +3 ये रेंज है इसकी। कोई भी डॉट इसको क्रॉस नहीं कर रहा। ये जितना जो है इन 2 के करीब है उतना हम कहते हैं माइनर है। जितना इसके क्लोज है 0 के अराउंड है उतना ना होने के बराबर है। और सर ये रेंज तो सिलेक्ट इसीलिए हुई है कि ज़्यादा यानी जो आउटलायर्स थे उनकी भी रेंज ही तकरीबन इसी उसमें थी ना। कुछ डाटा तो मैं दिखाऊंगा आपको। कोई डाटा सेट है जिसमें ये बाद में एक है और नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि रेंज इतनी होनी चाहिए जैसे यहाँ 3 और 3 माइनस ये इसकी है ये हर ग्राफ में बनाया नहीं, ये हर ग्राफ में बनाया। उसकी वजह ये है कि ये आपने पढ़ा होगा कर्टोसिस, ये उसमें भी आता है ना जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। कर्टोसिस की वैल्यू जो है वो -3 और +3 के दरमियान होती है। ये थिक टेल थिन टेल दोनों नार्मल करके उसको शो करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये SPSS उसी रेंज के अंदर बनाता है। लेकिन हम इसको मजीद चेक करेंगे। ये तो यहाँ तक तो ये बता रहा है कि कोई इतना सीरियस मामला है नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे मेडिकल में जैसे डॉक्टर इसी तरह डाटा के भी डॉक्टर, आप डाटा के डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह। आप पल्स चेक करके हैं जी। अब ये अगर 2000 का सैंपल 2000 को हम पढ़ने बैठेंगे, ये ऑब्जर्व क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी
ये एक्चुअल वैल्यूज की क्यूमुलेटिव फिगर बनाते हैं और जो मॉडल से प्रीडिक्टेड वाई हैड है उसकी क्यूमुलेटिव फिगर, दोनों को इसने प्लॉट कर दिया है। तो जो थ्योरेटिकली होना चाहिए क्यूमुलेटिव फिगर, जैसे अब 2 में फिर अनदर 2 अनदर 3 4 ऐड करते 100 बन जाता है। क्यूमुलेटिव फिगर यही होती है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी सर ऐड कर ऐड होती जाती है। Every next value is added Yes. till it becomes 100. Yes. Last value जब 100. Yes. तो आइडियली ये जो लाइन है यही शो करती है कि आज मैं इसको आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल दूँ। जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, हम कहते हैं पंजाब में 60% पॉपुलेशन है तो 60% ऑफ द रिसोर्सेज शुड गो टू पंजाब। 30% पॉपुलेशन है, 30% रिसोर्सेज, 20%। कैसा होता है? नहीं सर, एक्चुअल ऐसे हो ना, अगर ऐसा हो, ये जो यहाँ रुकेंगे, ऐसा हो तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पाकिस्तान की, जो आपको नजर आ रही है अगर तो ऐसा हो कि यस यू आर गेटिंग योर शेयर अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन। लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि आप 20% हैं, ये ले लीजिए 20% आपको मिल गया, ठीक आप 30% हैं, ये ले लीजिए आपको 30% मिल गया। तो वो डॉट बाई डॉट, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये तो बड़ी आइडियल सोल्यूशन है, बड़ा आइडियल सोल्यूशन है, विच इज नॉट पॉसिबल। यस बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं। तो जब ऐसा ना हो, ये अगर एक्चुअल नहीं हो रहा, असल में नहीं हो रहा, और ये कौन से फैक्टर बता रहे हैं, ये जो हमने चूज किए एज सैंपल, हमने इनको चूज किया और कहा कि ये अचीवमेंट्स को आप उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, इसको सोचें। तो आप एक्चुअली जब प्लॉट करते हैं कहते हैं नहीं यहाँ तो 60% पॉपुलेशन तो इनको तो 48 मिल रहा है, उधर 30 है तो उनको तो 35 मिल रहा है। अच्छा ये जो है ये बलूचिस्तान है, ये इतनी पॉपुलेशन इनको, तो वो ये जो डेविएशन है ना, वो ये डॉट उस डेविएशन को शो करती है। हम कहते हैं आइडियली ये होना चाहिए और एक्चुअल ये मूव कर रहा है, तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर जिनकी वजह से ये फैसले होते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोस्केडासिटी का एक इंडिकेटर है, कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है, समझिए। ये उसको आप यहाँ पर ला सकते हैं। अच्छा इसी तरह यहाँ पे एक ग्राफ था, ये अच्छा वो हमने नहीं मतलब बनाया। ये रिमूव कैसे करेंगे हेटेरोस्केडासिटी? पहले इसका पूरा तो देखेंगे, ये तो अभी तो ऐसे लगता है कि बड़ी जबरदस्त चीज है, अभी आगे देखिए। पहले इसके टेस्ट आप समझ लें, अभी हमने सिर्फ ये ग्राफ से देखा है, जब इसके टेस्ट है मैं वो बताता हूँ। ये अब आप कमांड नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा, वरना आपको भूल जाएगा। आप जाएंगे कंप्यूट ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट कमांड, कंप्यूट में ओ नीचे कर लेना, सॉरी मैं दोबारा कर फाइलिंग एग्जाम में सही होने चाहिए, इसके नंबर होंगे। अच्छा ये हेट्रो हो गया, नॉट आइडेंटिकल, और ये है वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो सिर्फ म्यू तो नहीं होगा। अगर हम कहेंगे जी म्यू को प्लॉट कर दें इधर वाई के ऊपर और इधर एक्स के ऊपर, यहाँ पे x1 लिख दें या x2 लिख दें या y हैट लिख दें, ये तो कोई बात नहीं। बात आप हम कह रहे हैं कि ये वेरिएंस है, और जहां म्यू तो वेरिएंस नहीं है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसलिए कंप्यूट में जा रहे हैं। तो ये बनेगा तो वेरिएंस बनेगा। ये आपको याद है फॉर्मूले, वो जो सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर लिख के हम ये सिग्मा स्क्वायर निकालते थे, वेरिएंस निकालते थे। ये बहुत सारी जगहों पे आपको फार्मूलों की जरूरत बेशक है। फिर इसको डिवाइड करते हैं माइनस के याद, तो ये स्क्वायर
वेरिएंस के लिए स्क्वायर निकालना जरूरी है। इसलिए हम, लेकिन अभी परेशान हो सिखाने के लिए हम पहले स्टेप्स करते हैं। तो वो जैसे एक्सेल में हमने सारा स्टेप में किया था, बाद में सिंगल कमांड से, सिंगल कमांड भी मौजूद है, लेकिन कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए स्टेप करने पड़ते। अब देखें, ये मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म, ये नोट कर लें, ये असल चीज सीखने वाली। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, कंप्यूट में किसका स्क्वायर लेना है? ये रेजिडेंट का, इसका लेना है ना, ठीक है। इसका नाम क्या रखना है? नाम रख लें इसका, वेरिएंस कर लें VAR _ म्यू, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे लेते हैं? इसी को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जी, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे सही याद नहीं है इसको, सॉरी ये इधर जो है मेरा ख्याल है इसमें स्टार करके शायद 2 है, देख लेते हैं इसको। अगर गलत हुआ तो फिर दोबारा कर लेंगे। तो 2 देख लेते हैं कहाँ कैलकुलेट किया। ये जरा किसी के पास कैलकुलेटर है, जरा जल्दी से करें। इसका स्क्वायर लें, ये -1.40 क्या स्क्वायर आता है? 1.40 का स्क्वायर 1.4069 685। कल को उस पर कर यार, मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में कर लेंगे। बैटरी मिशन खत्म होने वाली है। बताइए इसका, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ 1.979, बट ठीक है, इसका मतलब है हमने जैसे ही फार्मूला लगाया 1.9, ठीक है। ये जरा एक अपनी तसल्ली के लिए कि क्या हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके लिए। अब हमारे पास ये आ गया वेरिएंस। अब इसका एक तरीका था, अभी हम प्लॉट ग्राफ के जरिए हम हेटेरोजिगोसिटी चेक कर रहे हैं। सही है। तो इसको अब प्लॉट करके देखें ग्राफ, लेगेसी डायलॉग, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है। और उसके बाद ये स्कैटर प्लॉट, इसकी पिक्चर ले लें, स्कैटर प्लॉट यहां तक की हो गया। यहाँ पे दोबारा करना सर एक कोशिश। ग्राफ के बाद ये लेगेसी डायलॉग और उसके नीचे है ये स्कैटर प्लॉट। और स्कैटर में ये सिंपल के बाद डिफाइन करें। डिफाइन का मतलब यह है कि वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, वेरिएंस को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और एक्स एक्सिस पे किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाह रहे हैं कि एंग्जाइटी को ले लें, एंग्जाइटी की तरह आप एक करके सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने ले लें। हम अभी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट को ले लीजिए, एंग्जाइटी को थोड़ा पूरी चीजें छोड़, ये हमने किया। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आप जेंडर यानी मेल फीमेल की अलग अलग देखना चाहते हैं कि ये हेटेरोजिगोसिटी के मसाइल जो है वो मेल या फीमेल से, तो आप यहाँ से इसको उठा के ये यहाँ पे सेट मार्कर बाई करके जेंडर में, उसके बाद आप ये ओके कर दें। ये आपका प्लॉट है जो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि हेटेरोजिगोसिटी है। इसमें शायद कलर इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, मुझे तो यहाँ नजर आ रहा है ये मेल जो है ब्लू है और फीमेल जो है रेड है। ये डॉट ये शो कर रहे हैं कि मेल फीमेल की।
हम इसको 30-21 देखो, स्प्रेड देखो, स्प्रेड सिर्फ स्प्रेड को देखना है, स्प्रेड। अब ये स्प्रेड जो है ये आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। जी जी फैल रहा है पूरा। आपने देखा हमने पहले वाई हैट के अगेंस्ट किया, वाई हैट के अंदर सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट मौजूद। अब प्लीज कंसेप्ट को समझा लेते। वाई हैट के अंदर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट मौजूद है। इसका मतलब है उन उसकी वजह से वो इफेक्ट डाइल्यूट हो गया और हमें ऐसे लगा कि कोई वेरियस कांस्टेंट है, कोई मसला नहीं है म्यू कर लिया इसको। लेकिन जब हमने यहाँ पे उसको क्लियरली हाईलाइट किया तो पता चला कि ये तो जो इंटरेस्ट है ये मेन है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो है वो एक ऐसी इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा नहीं लेते तो उनके फैक्टर्स क्या हैं? कोई कहेगा कि अरे आपने तो बताया नहीं था, आपने सही पढ़ाया नहीं था। एक दूसरा कहेगा कि मेरे घर में मसाइल थे। तो हर एक के अपने फैक्टर्स हैं जो हेटेरोसिटी वेरियंस आपका डिफरेंट है, वेरिएशन आपकी अक्रॉस स्कूल डिफरेंट। तो लिहाजा ये ग्राफिकली ये आपने देखें। इसी तरह अब हम दोबारा इसमें जाएं, इसमें जाके वही सिंपल स्कैटर प्लॉट में आप इंटरेस्ट को बाहर निकाल दें, एंगेजमेंट कि कितना आप पढ़ते हैं और वो भी मेल भी। अगर इकट्ठा करना है तो फिर जेंडर को बाहर रख दें, इकट्ठा आ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग देखना है तो आप ये यहाँ पे ये एसपीसीएस के अंदर वो भी है कि वो हर एक केस का अलग अलग दिखा सकता है। अगर आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल प्रोविंसेस है चार, तो चारों सूबों का अलग अलग दिखाएगा रिलेशनशिप। अगर आपके हैं इंडस्ट्री के आपने उनको कोड किया हुआ है, हर इंडस्ट्री का अलग दिखाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने राइटअप में आपको बड़ी हेल्प करती हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी स्कैटर है काफी, ऊपर चल गया। हेटेरोसिटी है। अच्छा इसमें रेड जो है ज्यादा है, फीमेल में ज्यादा है। आप फीमेल के केस में वो करीब है। अच्छा आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी फीमेल वाह जिसका कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप इसको डबल क्लिक करें एसपीएसएस में, आपको ये एक मकड़ी का जाला यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मकड़ी के जाले को हाथ लगाओ तो क्या होता है? वो बाद में आ जाता है, चिपक जाता है। जाता है। तो ये अब चिपक गया, ये कर्सर आपका बन गया। आप जाते हैं ये देखें कि ये जो है ये मसला क्या है भाई, ये कौन है? 41 नंबर केस है। अच्छा ये कौन है? इसको क्लिक करें। ये 36 नंबर केस है। ये कौन है? ये क्लिक नहीं हुआ। ये इस तरह से ये 8 नंबर केस। चलो हम अभी इसी पे रुके कि 41 केस 36 41 36 याद रखना है। ये हो गया। इसको वापस इधर क्लिक करें, ये खत्म। इसको आप क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। अब आपके ग्राफ में ये रहेगा। देखते हैं 41 नंबर केस कौन है। इसको ये आपका ये नंबरिंग है और 41 नंबर पे ये बंदा है, ठीक है। देखते हैं इसका फर्क है। आप देखिए इसके आगे पीछे ये 15 ये 20 पे आ गया है। अच्छा ये हमने कौन सा वेरिएबल डाला था? एंजाइटी। सर हमने वो डाला है एंगेजमेंट। हाँ तो एंगेजमेंट में देखें ये 15 इसका ये ऊपर 25 है, 26 है, ये 20 एकदम आ गया। नहीं एंजाइटी नहीं, एंगेजमेंट पड़ता है वो, ये इस तरह कुछ है, कम पड़ता है जो भी। तो ये इस तरह से आप इसको बहरहाल ये तो एक डाटा जो भी है आप इस तरह से अपने डाटा में से उस बंदे को लोकेट कर सकते हैं। सर ये 15 जो कम है, अभी डाटा क्या कह रहे थे? वही ना आप लोकेट कर सकते हैं। अच्छा ये भी आप बता सकते हैं ये कौन है। आप देखिए इसका कोड यहाँ पे जेंडर के नीचे 1 है। ये बच्ची भी जाएगी जो परेशान है स्टैट्स की वजह से, ज्यादा बढ़ती है तो ज्यादा स्कोर आता है, कम बढ़ती है उसमें हेल्प भी करेगा रिसर्च में। हाँ जी यानी कि अगर 50 पेज का रिसर्च पेपर लिखना है 10-12 पेज तो यही ले जाएगा।